हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 से फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और इसमें हमने कई सारे लेक्चर्स देखे और रीसेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा था कि जब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन को लोग समझ नहीं सकते थे बिकॉज वहां पर जो लोग थे वो कम पढ़े लिखे थे। सो दैट एक पर्सन थे जो एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था ले बार्बियर, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्रिंट्स बना दिए, पेंट्स बना दिए सो दैट पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स। सो दैट उसी को हम आगे बढ़ते हुए समझते हुए चलते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का नेक्स्ट क्या कंसेप्ट है। ओके, आगे देखिए, यहां पर बहुत ही अच्छी चीज बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद जो मोनार्क था लुई द 16 ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था आप सोचो, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में भाई साहब की जो पावर थी वो किसके अंडर चली गई थी, वो चली गई थी पार्लियामेंट के अंडर में। और पार्लियामेंट के अंडर में जाने से इसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं आई हैव बिकम वीक, मैं वीक हो चुका हूं। ही वॉज नॉट हैप्पी विद सच कंडीशन, सो लुई द 16 हैड साइंड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसने साइन तो किया बट ही एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग्स ऑफ पर्शिया। पर्शिया के जो किंग है उसके साथ में इन्होंने क्या कर लिया, एक सीक्रेट नेगोशिएशन कि भैया एक तरफ तो जनता को खुश रखने के लिए, क्योंकि बेस्टिल के अंदर अटैक हुआ, यहां से कंडीशंस खराब होती गई, इसको लग रहा था कि मेरी पावर तो रहेगी नहीं मेरे पास में, तो इसने जनता को खुश करने के लिए तो जो नेशनल असेंबली बनी थी उसके कहे हिसाब से, कहे अनुसार ट्रीटी साइन कर ली। ये बात तो एग्री कर गया कि आई विल बी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और माई पावर विल बी एग्जामिन्ड और कैन बी एग्जामिन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अंदर ही अंदर भैया इसके कुछ तो गड़बड़ हो रही थी, तो इसने क्या किया, इसने पर्शियन जो किंग है उसके साथ में सीक्रेट नेगोशिएशन किया कि भैया तुम हमारी हेल्प करो, ये कंडीशन बहुत बुरी हो रही है। और ये बात तो तुम जानते हो, जब एक राजा दूसरे राजा से हेल्प मांगता है तो कहीं ना कहीं वो जो राजा होगा वो उसकी हेल्प करेगा। क्यों करेगा, लेट्स हैव अ लुक। द रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there। इसने कहा कि जो राजा थे वो हेल्प इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो खुद भी डर रहे थे कि फ्रांस में तो सब कुछ हो रहा है और हमारे आसपास की टेरिटरी फ्रांस से जुड़ी हुई है, तो अगर वहां हो रहा है तो हमारे यहां पर भी तो हो सकता है। जनता इतनी सारी है और हम इतने से हैं, तो हम अगर चाहेंगे भी तो इनको रोक नहीं पाएंगे। सो दे हैड टेकन डिसीजन कि हम तो भैया अब राजा की हेल्प कर रहे हैं, ये जो लुई द 16 वांटेड हेल्प, तो इसको हेल्प कर दो और अपने ट्रूप्स इनके यहां पर भेजो। सो ये जो जनता होगी ना, इसको हम यहां पर इनके बनने वाले प्लान्स को हम यहीं पर दबा दें जिससे कि ये हम तक ना पहुंच सके। ठीक है, तो वो खुद भी वरिड थे बेचारे, और जो कुछ भी इंसिडेंट्स हो रहे थे समर मतलब जुलाई से जस्ट पहले से इंसिडेंट्स होना शुरू हुए थे और जुलाई 14 में तो बेस्टिल हो ही गया था, तो 1789 से जो भी इंसिडेंट्स हुए उन सबको देखते हुए या आसपास की टेरिटरी जो नेबरिंग कंट्रीज के किंग्स थे दे बिकेम वरिड एक्चुअली, एंड उन्होंने फिर अपने ट्रूप्स को भेजा कहां पे, अपने ट्रूप्स को भेजा उन्होंने फ्रांस में टू जस्ट स्टॉप सच एक्टिविटीज विच वाज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। ओके, होपफुली समझ में आया होगा। अब भैया हुआ क्या, राजा की जो बात थी ना कि वो पर्शिया के किंग के साथ में मिलकर के कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ प्लान तो बना रहा है भैया, तो ऐसे में कुछ होता, वो ऐसा कुछ करते इससे पहले इन लोगों को पता चल गया। एंड इन्होंने क्या किया फिर, क्योंकि ये काम कुछ भी बिना अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकते थे, तो इन्होंने एक काम किया। वो क्या किया, बिफोर दिस एक्टिविटी could take place, the National Assembly voted in April 1792। आपको ध्यान रहना चाहिए कि 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का बना था और उसके बाद लुई द 16 जो था वो कहीं ना कहीं सीक्रेट नेगोशिएशन में चला गया और ये बात इन लोगों को पता चली। सो अल्टीमेटली वेरी सून दे हैड टेकन सम स्टेप्स कि इन्होंने नेशनल असेंबली में ये बात बताई, समझी और रखी, और इन्होंने फिर वोट किया और ये डिसाइड कर लिया कि भैया अब हम किसके अगेंस्ट वॉर करेंगे, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर करेंगे। क्यों पर्शिया, क्यों क्या कर रहा है पर्शिया तो ये कर रहा है कि वो राजा की हेल्प कर रहा है, इनके राजा की हेल्प कर रहा है और इनको यहां से हटाने के लिए, जबकि उसका कोई लिंक ही नहीं है, हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं था, तो ऐसा क्यों कर रहा है वो ट्रूप्स हमारे यहां भेजेगा, उसके पहले हम वॉर कर देंगे उनसे, ऐसा ही इन्होंने किया। और ऑस्ट्रिया भी तो कहीं ना कहीं इनके साथ में था, सो दैट दे हैड
एक्चुअली वॉर अगेंस्ट दैम। ओके, इनके अगेंस्ट उन्होंने वॉर किया और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक लंबी वॉर चली जो कि अच्छी नहीं थी। क्या हुआ, पहले तो ये जो वॉर हुई तो बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ द वॉलंटियर एक्चुअली ज्वाइंड द आर्मी। अलग अलग प्रोविंसी से, फ्रेंच प्रोविंसी से ये लोग आते थे, अलग अलग प्रोविंसी से लोग आए और इन्होंने फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन किया। जब फ्रेंच आर्मी इन्होंने ज्वाइन करी तो उसका मेन मकसद था कि फ्रांस के लिए इनको अब कुछ करना था। ये लोग चाहते थे कि फ्रांस जैसा अभी है, जैसा इनकी बात और इनके लिए जो सच्चाई के लिए ये अब एक तरीके से बढ़ रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, वो बना रहे। नहीं तो ये राजा फिर से अपना कुछ ना कुछ प्लानिंग करेगा और कहीं ना कहीं वापस से सब कुछ खराब कर देगा। सो बहुत सारे वॉलंटियर्स अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ, सेल्फ कंटेम्पलेशन के साथ दे हैव मार्च और दे हैव जॉइंड द आर्मी ऑफ फ्रांस। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, they saw this as a war of the people against the king, कि ये जो वॉर्स हो रही है ना, ये राजाओं के अगेंस्ट में हो रही है और जो कि हमारे लिए एक तरीके से सही नहीं है। राजा हमारे लिए सही नहीं है और इनको यहां से हटाना चाहिए। एंड उन सभी एरिस्टोक्रेसीज के लिए है जो कि पूरे यूरोप में फैली हुई है और कहीं ना कहीं हमें हमेशा दबा के रखती हैं, हमें उठने नहीं दे रही हैं, उनके अगेंस्ट में थी ये वॉर। जो वॉलंटियर्स चाह रहे थे आर्मी को ज्वाइन करना, उनका इंटेंशन सिर्फ यही था कि राजा और ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है ये हमें कहीं ना कहीं रोक रही है, डेवलप नहीं होने दे रही है, और अगर ये हमेशा यही बनी रही, ऐसी ही बनी रही, तो हम कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। सो दिस वॉज द रीजन दैट दे वर एक्चुअली ज्वाइनिंग द आर्मी। The situation in France continued to be the tense during the following years. आने वाले सालों में जो कंडीशंस थी वो हमेशा टेंस्ड बनी रही। ऐसा 92 में तो ये सब जो कुछ था, वॉर वगैरह जो अनाउंस की गई थी वो हुई, स्टार्ट हुई, बट कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। आगे आने वाले जितने भी साल थे लगातार ये सिचुएशन टेंस्ड रही। वो अलग बात है, कुछ इवेंट्स होंगे, इसके अंदर जैकोबिन ग्रुप्स आ जाएंगे, रॉबेस्पियर आ जाएंगे, बट ये जो प्रॉब्लम थी फ्रांस में वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक थी, बनी हुई रही, इस तरह से टेंस्ड रही कि ना तो एरिस्टोक्रेसी क्लास या फिर ना ही कॉमन क्लास हैप्पी हुई, दोनों के साथ नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। तो देखिए आगे क्या होता है। लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कई सारी चीजें की। दे हैव कंपोज्ड सो मेनी सॉन्ग्स, सो मेनी poems and all such writings they have composed just to make the people aware कि what situation is happening, what the conditions are, क्या situations हैं जो यहाँ हो रही है, या क्या situation, क्या conditions हैं जो यहाँ पर प्लेस ले रही हैं, उन सभी के लिए इन्होंने लोगों को समझा रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि लोग इतने अवेयर नहीं थे, ना पढ़ना जानते थे ना लिखना। सो यहाँ पर जो सिचुएशन थी उसको समझाने के लिए लोगों ने पोएम, हाइम्स या फिर इसके अलावा पैट्रियोटिक सॉन्ग्स एंड ऑल सच राइटिंग्स इन्होंने कंपोज किया, लोगों को कन्वे किया। ऐसा ही कुछ राइटिंग्स भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उन सभी इस तरह के सॉन्ग्स या इस तरह की पोएम्स में से एक सॉन्ग जो था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, वो था मार्सियस। ये जो सॉन्ग था बेसिकली इसको लिखा गया था रॉबर्ट द लिस्ले ने, ठीक है। हालांकि इसका फ्रेंच में कंपोजिशन या फ्रेंच में जिसका प्रोनाउंसिएशन होगा दैट वुड बी डिफरेंट, ठीक है। रॉबर्ट द लिस्ले, इन्होंने मार्सियस एक सॉन्ग लिखा और बहुत ही फेमस हुआ। इवन ये जो सॉन्ग है, ये जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है, ये लोगों को इंस्पायर करने के काम में आता था। और इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द रेवोल्यूशनरीज और वॉलंटियर्स फ्रॉम द मार्सियल्स मार्च इनटू द पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम, ठीक है। मार्सियल्स बेसिकली वो प्लेस था जहां से लोग मूव करते हैं और पेरिस पहुंचते हैं, और वहां पर इसको ऐसा नाम मिला जो भी सॉन्ग इन्होंने गाया था, क्योंकि ये बेसिकली लोगों को इंस्पायर करने के लिए था। मार्सियस जो है वो आज भी नेशनल एंथम है फ्रांस का। ओके, सो ये याद रखें आप कि ये जो सिचुएशन थी इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दोज पीपल हु वर, आज भी ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से ये जो सिचुएशन है वो सही हो जाए, लेकिन ये लॉ बन जाना, राजा के अगेंस्ट वॉर कर देना, इससे सिचुएशन सही नहीं होनी थी। क्यों नहीं होनी थी, लेट्स सी। ये जो रिवॉल्ट हो रही थी ना, ये जो लड़ाइयाँ हो रही थी, इससे नुकसान केवल राजा का नहीं था, इसके अलावा उन सभी लोगों का था जिनके यहाँ पे जॉब पहले ही नहीं है, इनको खाने के लिए पहले ही नहीं मिल रहा है। सो दे सच काइंड ऑफ वॉर्स हैज बॉट सो मैनी लॉसेज, सो मैनी इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज टू द कॉमन पीपल। इन सभी ने बहुत सारे इन वॉर्स के कारण से इन लोगों ने झेला कि हमें बहुत सारे लॉसेज हुए, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस दे हैव ऑल्सो फेस्ड। पहले खाने के लिए नहीं है, जॉब नहीं है, और इस
पूरे रिवॉल्ट में कुछ लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया तो कुछ ने जॉब अपॉर्चुनिटीज को। और देखिए क्या हुआ, द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी carried further as the Constitution of 1791 gave political right to the richer section of the society। इन्होंने कहा कि ये जो लोग लड़ाइयां अभी भी लड़ाइयां कॉन्टिन्यूसली लड़ रहे हैं ना, वो सिर्फ वही लोग लड़ रहे हैं जिनको पॉलिटिक्स के अंदर जाना है, वही लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको जो रिचर सेक्शन है, जो कॉन्टिन्यूसली इस चीज को बियर कर सकता है, वो सेक्शन नहीं है अभी इस लड़ाई के अंदर जो कॉन्टिन्यूसली सर्वाइविंग वाली पोजीशन में है। ठीक है, सो उन्होंने कहा कि जो रिवॉल्ट हो रहा है, ये रेवोल्यूशन जो हो रहा है, इसने हमें उस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के कारण हम उस पोजीशन पे आके खड़े हुए हो गए हैं जहां पर केवल रिच सेक्शन अपनी पॉलिटिकल राइट्स को गेन करने के लिए ही लड़ रहा है। इवन जो किंग है, किंग इज ऑल्सो फाइटिंग जस्ट टू प्रिजर्व हिज राइट, एंड यहां पर जो कॉमन सिटीजन है, जो पीपल हैं, पीपल इज ऑल्सो फाइटिंग कि उनका जो पॉलिटिकल राइट है वो बन जाए। तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही है, उससे कहीं ना कहीं ये भी अपनी पावर बचाना चाह रहा है, तो ये भी, लेकिन ये जो लोग हैं वो रिचर सेक्शन है, पुअर सेक्शन ऐसा नहीं कर पा रहा है। सो इसके कारण से यहां पर क्या हुआ, बहुत प्रॉब्लम होने लग गई। अब लोग जो थे वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से इन सब चीजों से परेशान हो गए थे, कॉमन पीपल। सो अब ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बन गए थे जहां पे जो लोग थे वो बेसिकली वहां बैठ करके डिस्कस करते थे कि अब गवर्नमेंट क्या करने वाली है, राजा क्या करने वाला है, अब इस वॉर के कारण हमारा क्या होगा। मतलब एक तरीके से मानो आप क्लब्स बन गए, अलग अलग हर जगह पर क्लब है, और उस क्लब का मेन इंटेंशन यही है कि वहां पर लोग आए, बैठे, डिस्कस करें कि व्हाट द पॉलिसीज वी आर गोइंग टू सी नाउ, और क्या फेस करने वाले हैं। यहां पर ये प्लान्स अपने डिस्कस करते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन करते थे, और गवर्नमेंट्स के थ्रू लिए गए एक्शंस को भी लोग यहां पे डिस्कस करते थे। एक तरीके से ये जो पॉलिटिकल क्लब्स थे, दे हैव टेकन प्लेस जस्ट बिकॉज कि लोग यहां आए, लोग यहां बैठे, वो डिस्कस करें, या ऐसा हुआ वहां पे। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल क्लब्स थे, हमेशा लोग यहाँ आते थे, इन क्लब्स के अंदर बैठते थे, डिस्कस करते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उनके प्लान्स एंड उनके एक्शंस को। और इन सभी पॉलिटिकल ग्रुप्स में से, पॉलिटिकल क्लब्स में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो क्लब बना, दैट गॉट नेम जकोबियन। जकोबियन क्लब ने एक तरीके से हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ये क्लब रहा, जस्ट बिकॉज इसके बाद जो लुई द 16 अब यहां से हट जाएंगे, तो उसके बाद इसी क्लब को अथॉरिटीज मिली जो कि गवर्नमेंट संभालेगी। ठीक है, तो जकोबियन क्लब क्या था, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा पॉलिटिकल क्लब जो कि इस तरह से और इस चीज के लिए बनाया गया था कि लोग यहां आए, इनिशियली फॉर्म में, कि लोग यहां आए, डिस्कस करें गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, अच्छी बुरी जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है उसको फोकस करें, और अगर पसंद नहीं आती तो दे हैव राइट टू रेज देयर वॉइस, सो दैट दे हैव डन। अब जकोबियन ग्रुप ने क्या किया, जकोबियन क्लब्स में क्या हुआ, इस क्लब ने क्या किया, इस ग्रुप ने क्या किया, उसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर में छोटे इसलिए बना रहा हूं जिससे स्टोरी तुम्हें अच्छे से याद रहे। मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि आपको मैं धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में समझाता जाऊं कि स्टोरी क्या चल रही है। एक्चुअली हमने अभी शुरुआती दौर में ये देखा था कि फ्रांस की पोजीशन क्या थी, फिर वहां पर ये देखा जब टैक्स बढ़ाने की बात आई तो टैक्स बढ़ाने के कारण जो लोग थे वो डिससेटिस्फाइड हुए, इवन उन्होंने नेशनल असेंबली बना ली। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड करी। राजा को जब लगा कि अब तो सारी बात अपने हाथ से जा रही है, तो राजा ने बोला कि ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, मैं आप उसके अंडर में आ जाऊंगा। तो राजा की इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद राजा के दिमाग में थोड़ी खुराफात हुई। खुराफात को उसने अंजाम देने के लिए अपने नेबरिंग कंट्रीज के किंग्स के साथ मिलकर एक सीक्रेट नेगोशिएशन किया। उस नेगोशिएशन के बारे में इनको पता चला तो इन्होंने पहले ही वॉर कर दी उनके वॉर करने से। सो ऐसे में जब सब कुछ ये चीजें हो रही थी तो पैरेलल इसके लोग जो हैं वो खुद भी खुश नहीं हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट अभी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बना करके राजा को उसमें अंडर रख के वॉर कर रही है, उसका नुकसान आम जनता का हो रहा है। तो आम जनता ने फिर अपने ग्रुप बना लिए बहुत सारे। उन ग्रुप्स में से एक ग्रुप जो था वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, सक्सेसफुल हुआ, उसका नाम था जकोबियंस। अब क्या हुआ इस ग्रुप के साथ और इससे कैसे वो एक रेवोल्यूशनरी सामने आएगा हमारे, जो आगे चल के कुछ ऐसी चीजें करने वाला है जो कि बहुत ही खराब है। सो उसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, कोई इश्यूज हो तो भी बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे डिस्कस करेंगे स्टोरी को। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।